हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारा जिम्नोस्पर्म्स की ये जो लाइन से पार्ट चल रहे हैं, तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिम्नोस्पर्म्स का क्या क्लासिफिकेशन है, उसको कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ये चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स एज गिवन बिलो। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा साइकडोफाइटा। ठीक है, साइकडोफाइटा क्या होते हैं? साइकड्स आर डायोशियस। डायोशियस मतलब, इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल प्लांट्स या तो इधर मेल का होगा, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट मेल का होगा, या पूरा का पूरा प्लांट फीमेल का होगा, है ना। ये नहीं होगा कि एक सिंगल प्लांट में जो है मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। ये डायोशियस नेचर का होता है। साइकड्स जितने भी होते हैं डायोशियस नेचर के होते हैं, यानी कि इंडिविजुअली या तो पूरा का पूरा प्लांट मेल होगा या तो पूरा का पूरा प्लांट फीमेल होगा। आई होप कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। साइकड्स आर सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वेयर द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। साइकड्स कैसे होते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें से यानी कि इसमें सीड निकलते हैं प्लांट्स में, जिसमें कह रहा है कि जो मेजोरिटी है इस क्लास की, जो मेजोरिटी है मेंबर्स की, वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब वो खत्म ही हो गए हैं, है ना। तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो अभी क्या किया जाए? अभी हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ लें, है ना, हम लोग जान लें कि साइकड्स भी एक इनका क्लास होता था जिम्नोस्पर्म्स का। दे हैड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द जुरासिक एंड लेट जुरासिक एरा। अब समझ लो कि ये कब फ्लरिश हुए थे? जुरासिक पीरियड में और लेट जुरासिक एरा में फ्लरिश हुए थे। तो जाहिर है कि इतने पुराने प्लांट्स हैं, तो अब तो वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या चीज होती है, क्या होता है कि कुछ चीजें, जैसे कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हो गए हैं, तो ये होता है कि उनके टाइप का क्लाइमेट नहीं मिल रहा है उनको। यहाँ पे चीजें जो होती हैं उनके टाइप का क्लाइमेट नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, तो उसके हिसाब से चीजें गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो वही सेम चीज साइकड्स के साथ भी हुआ कि साइकडोफाइटा के जो क्लास है उससे जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट ही नहीं मिल रहा है, उनको वो चीजें ही नहीं मिली, जिसकी वजह से वो खत्म हो चुके हैं, और फिर इतने पुराने भी थे। Nowadays the plants are considered as relics from the past। अब इस प्लांट को क्या कहा जाता है कि एक अवशेष की तरह है ना, पास्ट के अवशेष की तरह है। रिलिक्स मतलब होता है अवशेष। तो ये प्लांट जो है समझ लो एक्सटिंक्ट हो चुका है। हमें बस ये पढ़ना है कि ये भी एक कोई क्लास हुआ करता था जिम्नोस्पर्म्स। These plants usually have large compound leaves। इस प्लांट्स की लीव्स कैसी होती थी? लार्ज होती थी। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला? हमने अभी तक पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स ज्यादातर कैसी होती थी? नीडल लाइक। यहाँ पे कैसी? लार्ज है, कंपाउंड लीव्स देखने को मिलती थी। थिक ट्रंक्स होते थे एंड स्मॉल लीफलेट्स होती थी विच आर अटैच टू अ सिंगल सेंट्रल सिस्टम, है ना। छोटी छोटी लीफलेट्स होती थी जो कि किससे? एक सिंगल सेंट्रल सिस्टम से अटैच हुआ करती थी। They range in height anywhere between a few centimeters to several meters। ये कुछ सेंटीमीटर से several meters तक हुआ करते थे, मतलब इनकी हाइट की बात की जा रही कि ये कितने लंबे होते थे। ठीक है। साइकड्स आर यूजुअली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। जितने भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, है ना, जो रेंज होते हैं, वहां पे ये ज्यादा पाए जाते थे। Some members have adapted to dry arid conditions and some also have adapted to oxygen poor swampy environments। कह रहा है कि कुछ members साइकड्स के क्या होते थे, जिनको एकदम ही सूखा environment चाहिए होता था, उन्हें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती थी, ड्राई एरिड रीजन चाहिए होता था, कंडीशन चाहिए होता था। कुछ ऐसे होते थे जो स्वैम्पी एनवायरमेंट्स में भी रहते थे, मतलब थोड़ी सी दलदल में भी रहते थे। Now the next class is Zincophyta। Zincophyta, another class of gymnosperm is Zincophyta has only one living species। अब ये जो है, अभी तक हमने जो साइकड्स पढ़े हैं उसमें ये था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, एक्सटिंक्ट हो गए यानी कि विलुप्त हो चुके थे। अब क्या हुआ कि अब जो जिंकोफाइटा है उसमें सिर्फ एक जो है लिविंग स्पीशीज जो है रह गई है। ठीक है, उसकी सिर्फ एक लिविंग स्पीशीज है। ऑल अदर मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर नाउ एक्सटिंक्ट। और जो अदर मेंबर्स हैं इस क्लास के वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
The ginkgo trees are characterized by their large size and their fan-like leaves. अब इसमें क्या है कि ये क्यों मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंट है उससे साइकेड से कि इनकी जो लीव्स हैं वो लार्ज साइज की हैं, बड़ी बड़ी हैं, है ना, और फैन लाइक हैं, पंखे नुमा जो है इनकी लीव्स जो है, थोड़ा थोड़ा ये इनको डिफरेंशिएट करता है उससे साइकेड से। तो जिंको फाइटा की लीव्स कैसी हैं, लार्ज साइज में है और फैन लाइक लीव्स हैं। ऑल्सो जिंको ट्रीज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम मेडिसिन टू कुकिंग। अब ये जो जिंको ट्रीज हैं इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, ये मतलब बहुत सारी चीजों में यूज में आते हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन बनाने के यूज में आते हैं और कुकिंग में भी ये यूज आते हैं, कुछ ना कुछ इनका बनता भी है। फिर जिनको लीव्स आर इंजेस्टेड एज अ रेमेडी फॉर मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी जिसमें लोगों को भूलने की आदत होती है, तो जैसे मेमोरी रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें ये एज अ रेमेडी काम करते हैं, मतलब इनको इन बीमारियों से बचने के लिए इनको यूज किया जाता है, इनकी पत्तियों को, जिंको की लीव्स को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जिंको ट्रीज आर ऑल्सो वेरी रेजिस्टेंट टू पोल्यूशन। ये पोल्यूशन से बचाने में भी बहुत हेल्पफुल है। एंड दे आर रेजिलियंट अगेंस्ट डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशंस। और क्या होती है कि ये कोई भी जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट में काम करने में समर्थ होती हैं। फिर उसके बाद इनफैक्ट दे आर सो रेजिलियंट दैट आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्ब फेल ऑन हिरोशिमा, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, तो उसमें ये क्या होते हैं कि 6 जिंको ट्रीज 6 जिंको ट्रीज ऐसे थे वर द ओनली लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव विद इन अ किलोमीटर और 2 ऑफ द ब्लास्ट रेडियस। मतलब कि उतने किलोमीटर में, मतलब कि सिर्फ 6 जिंको ट्रीज ऐसे थे जो मतलब ये इतने समर्थ होते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बावजूद भी ये लिविंग थे, मतलब वहां पे जिंदा रहे, ये वहां खड़े रहे, समर्थ रहे इतने। ठीक है, तो ये कितने मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो भी आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें हैं कि उतने रेडियस में भी ये 6 ऐसे जिंको ट्रीज थे जो वहां पे एज अ लिविंग थिंग सरवाइव कर रहे थे विद इन अ किलोमीटर, उस किलोमीटर की रेंज में या 2 ऑफ द ब्लास्ट रेंज उतने रेडियस में जो है वो सरवाइव कर रहे थे। बाकी चीजें तो खत्म हो चुकी थी सारी, है ना, जब बॉम्ब फॉल हुआ था तो सारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिंको ट्रीज जो है वहां पे रह गए थे। नेक्स्ट हमारा क्लास आता है नीटोफाइटा। नीटोफाइटा क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कह रहा है कि जैसे कोई अदर मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, नीटोफाइट्स आर ऑल्सो रेलिक्स फ्रॉम द पास्ट, ये भी पास्ट के अवशेष की तरह रह गए हैं। ठीक है, टुडे ओनली 3 मेंबर ऑफ दिस जीनस एग्जिस्ट। अब क्या है, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 मेंबर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब रह गए हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नीटोफाइट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, मतलब ट्रॉपिक्स पे रहने वाले प्लांट, ट्रीज एंड श्रब्स हैं, है ना, ट्री हैं, श्रब्स हैं, झाड़ी नुमा भी हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लावरी लीव्स। इनकी लीव्स कैसी होती है, फ्लावर लाइक लीव्स होती हैं। दैट हैव अ सॉफ्ट कोटिंग, जिनकी कोटिंग बहुत सॉफ्ट होती है। दिस कोटिंग रिवील्स एन एंसेस्ट्रल कनेक्शन विद द एंजियोस्पर्म। अब ये कोटिंग क्या रिवील करती है कि इनका एंजियोस्पर्म से एक एंसेस्ट्रल कनेक्शन है ना। इनकी कोटिंग जो सॉफ्ट कोटिंग है ये रिवील करती है कि एंजियोस्पर्म से इनका एंसेस्ट्रल कनेक्शन है। एंसेस्ट्रल कनेक्शन यानी कि कोई एक पुराना कनेक्शन है एंजियोस्पर्म से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नीटोफाइट्स डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ दिस क्लास एज दे पजेस वेसल एलिमेंट्स इन देयर जाइलम। फिर उसके बाद नीटोफाइट्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट इसलिए भी हैं अदर मेंबर्स, अदर क्लासेस से, कि इनमें जो है वेसल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जाइलम में। बाकी और उसमें जो है वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन नीटोफाइट्स में वेसल्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। ठीक है, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं उन बाकियों से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट आता है और लास्ट है हमारा कनिफेरोफाइटा। ठीक है, कनिफेरोफाइटा क्या है, दीज आर द मोस्ट कॉमनली नोन स्पीशीज अमंग द जिम्नोस्पर्म फैमिलीज। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन मतलब बहुत जगह पाया जाने वाला जो है जिम्नोस्पर्म है कॉनिफेरोफाइटा। दे आर एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ही ग्रीन रहने वाले। हेंस दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन द विंटर। यानी कि हमेशा ग्रीन रहने वाले का मतलब ये है कि ये साल के 12 महीने भी, चाहे वो विंटर हो, समर हो, ऑटम हो, कोई सा भी सीजन चल रहा हो, उन सब में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, मतलब पत्तियां नहीं झड़ती इनकी, हमेशा ही हरे भरे दिखने वाले पेड़ होते हैं।
These are mainly characterized by male and female cones which form needle-like structures. और इनमें क्या एक मेन कैरेक्टर है कि इनका जो इनके पास क्या है, मेल और फीमेल कोन्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, विच फॉर्म नीडल लाइक स्ट्रक्चर, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर कनिफरस ट्रीज आर यूजुअली फाउंड इन टेम्परेट जोन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट जोन्स में पाए जाते हैं। वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, जहां का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। Giant sequoia, pine, cedar and redwood are examples of conifers. Conifers ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सिकुआ का पेड़, पाइन का, सिडार का, रेडवुड का, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कनिफर्स के। और ये बहुत कॉमन जो है स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म की। आप थोड़े से एग्जांपल्स भी आप देख लें जिम्नोस्पर्म्स के, जैसे साइकस हो गया, साइकस के बारे में अभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। पाइनस हो गया, पाइनस की भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अकेरिया हो गया, थूजा हो गया, सेड्रस, पाइसिया, बीस, जुनिपेरस और लैरिक्स। इतने हो गए ये एग्जाम्पल। अगर कोई आपसे पूछे कि जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप ये नाम जो है उनके याद कर सकते हैं। तो ये हमारी जो जहां तक हमने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ा, जिसमें उसके 4 क्लासेस थे। हमने डिटेल में चीजें पढ़ी एग्जांपल्स के साथ। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है जिम्नोस्पर्म का।